ग्रामर में बचपन से जो है दिक्कत हमेशा से आती रही है। और दिक्कत जब भी हमने डिस्कस करी है किसी से तो सबने हमें एक सुझाव दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके कॉन्सेप्ट को ना बढ़िया तरीके से याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो, तो ग्रामर की दिक्कत खत्म। वो व्यक्ति क्या सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस भी हमने करी है, हमने इसको पढ़ा भी है, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स जो हैं वो हमेशा रह जाती हैं। आज की क्लास ये आपकी जो कंफ्यूजन है इसको पूरी तरीके से बदल देगी, क्योंकि आज की क्लास के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आज की क्लास में फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे और क्या ट्रिक्स हैं, कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं, वो सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, स्पीच का मतलब होता है भाषण, राइट? शुरुआत यहां से होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? और भाषण क्या होता है? भाषण होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, है ना? भाषण क्या होता है? बहुत सारे वाक्यों का कलेक्शन होता है। और सेंटेंस क्या होता है? मतलब भाषण सेंटेंस का कलेक्शन है, और सेंटेंसेस किसके कलेक्शन है? वर्ड्स के कलेक्शन है। यहां तक तो मतलब इतना आइडिया तो लग रहा है ना? और ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स की कैटेगरी होती है ये, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। ये कुल जो आपके सामने है ये सब होते हैं कैटेगरीज किसकी? ये है कैटेगरीज वर्ड्स की, राइट? ये किसकी कैटेगरीज है? ये आपके वर्ड्स की कैटेगरीज है, राइट? अब कहीं पर आपको ये जो कैटेगरी है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कलेक्शन है, वो आपको कहीं पर 9 दिखेगा, कहीं पर 8 दिखेगा, है ना? किसी किताब में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, कहीं पर आपको ये जो हिस्से हैं ये कुल कहीं पर 9 दिखेंगे, कहीं पर 8 दिखेंगे। तो घबराइए नहीं, आज की क्लास में ये कंफ्यूजन भी दूर होगी। मैं क्लास के मैं आपको थ्रू आउट द क्लास में मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में आपको 8 पढ़ने हैं या 9 पढ़ने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये वाला हिस्सा याद रखिएगा कि भाषण जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच यानी कि भाषण, जो कि कलेक्शन है सेंटेंसेस का, और सेंटेंसेस बेसिकली कलेक्शन है वर्ड्स के। और ये वर्ड्स जो है वो कुल 9 हिस्से में है, मतलब वर्ड्स की कैटेगरी जो है वो ये वाली है, ठीक है? इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको कुल 2 तरीकों से बताऊंगी। सबसे पहला तरीका, कंफ्यूजन जानते हैं एक और जगह पर होती है, दैट इज कि एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, जिससे हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इनफैक्ट पढ़ते आ रहे हैं। जब पहली बार हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस कराया गया था तो एक तरीके से पढ़ाया गया था। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको ग्रामर के एप्लीकेशंस आते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रामर पर बेस्ड, तो तरीका ना थोड़ा सा बदल जाता है और कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है ट्रेडिशनल तरीके में और क्वेश्चन सॉल्विंग वाले तरीके में। मैं आपको दोनों तरीके आज करा दूंगी। सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बचपन में जो पढ़ा था वो मतलब सही था, गलत था, सही पढ़ रहे थे, सही किया था। और दूसरा मैं ट्रिक बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इससे क्या होगा कि आपकी बचपन की जो नॉलेज है और अभी जो नॉलेज आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इन दोनों में एक ब्रिज का काम करेगा ये कॉन्सेप्ट, और आप आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ पाएंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट नाउन यानी कि संज्ञा की। नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और इसका एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है जो बचपन से हमने सारी किताबों में पढ़ा है कि नाउन एक संज्ञा, संज्ञा जो है वो एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु, विचार, जानवर, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। A noun is a word that is a name of a thing, an idea, an animal, a place or a person. ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो सही है, और हमने बचपन में, याद करिए, शुरुआत अपने ग्रामर की इसी से की थी।
ये अब मैं आपको बताती हूं कि ट्रिक क्या होगी, क्योंकि ट्रिक जो है वो क्या कराएगी, ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। ठीक है, आपको यही चाहिए, आपको हेल्प चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज डेफिनेशन हमने बचपन में याद कर रखी है, राइट। अब चलिए ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक आपको सीधे सीधे ऐसे समझना है कि नाउन को कैसे पहचाने, राइट, संज्ञा को कैसे पहचाने, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी शब्द अगर आपको दिखता है तो, या कोई वाक्य दिखता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वाक्य में संज्ञा कौन सा वर्ड है, या कोई वर्ड अगर आपको दिखता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वर्ड जो है वो संज्ञा है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुल 3 मेथड्स बताऊंगी, 3 मेथड्स, ठीक है। और ये 3 मेथड्स है सी फील टच, सी फील और टच। सी का मतलब होता है देखना, राइट, फील का मतलब होता है महसूस करना, और टच का मतलब होता है छूना, है ना। तो कोई भी चीज जो आपको दिखाई देती है वो संज्ञा है, यानी कि नाउन है। कोई भी चीज जो आपको महसूस होती है, जो आपको महसूस होती है, वो क्या है? नाउन है, यानी कि संज्ञा है। कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं वो भी क्या है? संज्ञा है। तो कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और छू सकते हैं वो नाउन है, यानी कि संज्ञा है। सी फील टच, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आप जो चीज दिखाई आपको देती है, क्या आपको चेयर दिखाई देता है? बिल्कुल देता है। क्या आपको फैन दिखाई देता है? बिल्कुल देता है। टेबल दिखाई देता है? क्या आपके घर पे टेबल है? हाँ जी है। पेन दिखाई देता है आपको? बिल्कुल दिखाई देता है। किताब दिखाई देती है क्या आपको? बिल्कुल दिखाई देती है। तो क्या ये सारी चीजें नाउन हैं? जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें नाउन है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें संज्ञा है। ठीक है, याद रहेगी बात? अच्छा, अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, रियलिस्टिक एग्जाम्पल से। इस इमेज में आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा, ये कलम दिखाई दे रही होगी, ये कागज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको ये सोफा दिख रहा है, ये विंडो दिख रही है, ये यहाँ पर कुछ डेकोर पीसेस आपको दिख रहे हैं, ये घड़ी दिख रही है हमें, ये मटका दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है स्पेगेटी, यहाँ पर ब्रिंजॉल दिख रहा है, यहाँ पे कैप्सिकम दिख रहा है, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, फैन है हमारे पास, ये खिड़की खुली हुई है, तो हवा भी चल रही होगी। इस ये सारी पिक्चर्स में, ये चारों पिक्चर्स में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रही है और आप उसको छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं नाउन, यानी कि संज्ञा। अब आप मुझसे एक सवाल जरूर यहाँ पर पूछना आपके दिमाग में आना चाहिए, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मैम कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे रही हो, महसूस भी हो रही हो और हम उसे छू भी सकते हैं, क्या तब भी वो नाउन होगा? तो जवाब है यस, वो तब भी नाउन होगा। यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज की, कोई भी चीज की जो प्रॉपर्टी है, वो अगर ये तीनों, यानी कि सी फील टच, तीनों अगर मीट कर रही है तो वो नाउन है ही, और इसके अलावा कोई एक भी अगर मीट कर रही है तो भी वो नाउन है। मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, आप उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्या वो नाउन है? हाँ, नाउन है। कोई चीज जिसको आप टच कर सकते हैं और वो आपको दिखाई नहीं दे रही हो, ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई चीज आप टच कर सकते हैं दिखाई नहीं दे रही हो, बट इन केस हम मान लेते हैं कोई चीज ऐसी जो आपको, आप छू सकते हो पर आपको दिखाई नहीं दे रही है और आपको महसूस भी नहीं हो रही है, तो क्या वो नाउन है? बिल्कुल नाउन है। कोई चीज जो आपको महसूस हो रही है पर ना आपको दिखाई देती है, ना आप उसे छू सकते हैं, क्या वो नाउन है? हाँ, वो नाउन है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर होगी उस चीज में तो वो चीज नाउन होगी। अच्छा, फील, फील, हवा महसूस कर सकते हैं, क्या ये नाउन है? खुशी महसूस कर सकते हैं, सैडनेस महसूस कर सकते हैं, बीमारी से ग्रसित है कोई, इलनेस महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टनेस महसूस कर सकते हैं, हार्डनेस महसूस कर सकते हैं। टच की बात करते हैं, चेयर को छू सकते हैं, फैन को छू सकते हैं, टेबल को छू सकते हैं, और इसी के तहत ये सी फील टच की कैटेगरी में आता है, और ये सारी चीजें नाउन हैं। याद रहेगी बात, आज की क्लास के बाद आप नाउन तो कभी नहीं भूलोगे, है ना।
क्योंकि आपको सी फील टच याद रहेगा। दूसरे की बात करते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले कवर किया नाउन को, और दूसरा है हमारे पास वर्ब यानी कि क्रिया। सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका, बचपन में क्या पढ़ा था? क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ होता है या मौजूद है। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, is a word or group of words that is used to indicate, यानी कि ये बताने के लिए, इंगित करने के लिए मतलब क्या होता है? बताने के लिए, ठीक है? To indicate that something happens or exists, ये ट्रेडिशनल मेथड। अब वर्ब की ट्रिक की बारी, जिसके बाद से आपको वर्ब याद रहेगा हमेशा। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक ऐसा है, वर्ब यानी कि क्रिया को कैसे पहचाने। हम लोग हर ट्रिक को ना इसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आपको पहचान की नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने टेंस में आपको क्या बताया, आपको मैंने संज्ञा में क्या बताया, यानी कि नाउन में क्या बताया कि आपको वो वर्ड देख करके पता होना चाहिए कि ये नाउन है। सेम वर्ब में पता होना चाहिए कि ये वर्ब है, या वाक्य में देख के पता होना चाहिए कि अच्छा भैया ये वाला वर्ड जो है ये क्या है, ये वर्ब है, राइट? तो ट्रिक ये है कि वर्ब यानी कि क्रिया जो है, इसके अंत में आपको ना दिखेगा। क्या दिखेगा? ना दिखेगा। कैसे? देखिए, ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ना दिख गया। प्ले, खेलना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिसके तहत आप याद रख सकते हैं कि ईट अगर आपने कहीं देखा तो उसका मतलब होता है खाना, उसके लास्ट में ना है, मतलब ये क्या है? वर्ब है। प्ले यानी कि खेलना, इसके लास्ट में आपको यहाँ पर ना दिखा, इसका मतलब क्या है? कि ये भी वर्ब है। रीड यानी कि पढ़ना, अंत में ना है तो ये भी हो जाता है वर्ब। राइट यानी कि लिखना, लास्ट में ना है, मतलब ये वर्ब है। इससे और एक सिंपल वे है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। सिंपल ऐसे याद रखिए, जो किया वही क्रिया। क्या आप खाते हैं? हाँ। खेलते हैं? हाँ। पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जो भी चीजें आप करते हैं वो सारी चीजें क्रिया होती है। जो किया वही क्रिया। बेस्ट मेथड है इसको याद रखने का। ये वाली लाइन आपको याद रहेगी तो आपको वाक्य को देख के आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे ये पता करने में कि वो वर्ब है या नहीं। तीसरे की बात करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नामों पे ध्यान देना जरूरी है, विशेषण, है ना? पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में कुछ और बातें बताता है। ये एक संज्ञा का वर्णन या संशोधित ये संज्ञा का वर्णन या उसको संशोधित करता है, ठीक है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन एंड इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। याद रखिएगा, एडजेक्टिव क्या है? संज्ञा के बारे में कुछ और बातें बताता है, संज्ञा का वर्णन या उसको संशोधित करता है। ट्रिक क्या होगी एडजेक्टिव की? वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव की ट्रिक के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी। ये 3 चीजें अगर आपको याद रहेंगे एडजेक्टिव के ट्रिक के लिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सबसे पहला है गुड, मतलब क्या होता है? अच्छा। बैड यानी कि बुरा, और न्यूट्रल यानी कि सामान्य या उदासीन। ये तीनों अगर आपको याद रहेंगे तो एडजेक्टिव पहचानने में कभी गलती नहीं होगी आपसे। चलिए उदाहरण के मदद से समझेंगे हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आप गुड का मतलब क्या होता है? क्या पता? गुड का मतलब अच्छा होता है ना। अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ब्रेव है, ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक है? ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, राइट? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। फिर इंटेलिजेंट, है ना? कोई हैंडसम है, कोई ब्यूटीफुल है, राइट? कोई हार्ड वर्किंग है। क्या है? कोई हार्ड वर्किंग है। कैसा है? हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती है, कोई हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। कोई ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है ना? कैसा है?
ईमानदार है। ये सारी क्या, ये सारी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज है कि नहीं ये सारी, तो ये अच्छी क्वालिटीज हैं। कोई कावर्ड है यानी कि डरपोक है, क्या है वो, डरपोक है कोई, है ना, कावर्ड यानी कि डरपोक। कोई अगली है, कोई टिमिड है ना, कोई डिसऑनेस्ट है यानी कि बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, कोई बेईमान है। अच्छा, ये सारी क्या चीजें हो गई, ये बैड हो गई। फिर न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब सामान्य या उदासीन, यानी कि कोई लंबा है, ठीक है, लंबा है कोई, राइट, कोई लंबा है, कोई लीन है, कोई हेल्दी है यानी कि स्वस्थ है कोई। ये सारे क्या है, इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आप किसके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम लोग बात करेंगे रानी की। तो रानी के बारे में हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि रानी जो है, रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। तो रानी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रानी को बता रहे हैं कि रानी क्या है, रानी ब्यूटीफुल है यानी कि खूबसूरत है। तो ये क्या बात कर रहे हैं रानी के बारे में, आप अच्छी बात कर रहे हैं, रानी खुश होगी इस बात को सुन के। तो रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर रानी के बारे में बोल रहे हैं कि रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। तो रानी बेईमान है, हम लोग ये बोल रहे हैं। क्या रानी खुश होगी इस बात को लेकर के, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो है हमने कहा रानी के बारे में क्या, गुड। ये हम क्या बोल रहे हैं रानी के बारे में, ये हमने कह दिया बैड, रानी के बारे में बुरा बोला हमने। अच्छा, फिर रानी इज अ लीन गर्ल, रानी इज अ लीन गर्ल। लीन का मतलब, लीन वर्ड का मतलब होता है दुबले पतले होना, है ना, छरहरी काया, मतलब बिल्कुल स्लिम ट्रिम जो है, पतले हैं जो। तो अब ये कैसी बात है, ये ना ही अच्छी बात है और ना ही बुरी बात है, ये न्यूट्रल है, राइट। ये कैसी बात है, ये न्यूट्रल है। तो आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं, जो कि है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। नाम को मैं हमेशा बताती हूं, नाम पे खासा ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में वर्णन करता है या अधिक जानकारी देता है। An adverb is a word that describes or gives more information about a verb, an adjective or another adverb. ये हो गया। अब ट्रिक समझ लेते हैं इसकी, ठीक है। किसकी ट्रिक हम पढ़ रहे हैं अब, एडजेक्टिव एडवर्ब की ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। ये वाली लाइन आपको याद रहेगी तो एडवर्ब पहचानना आसान हो जाएगा। क्या बता रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, काम कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। समझते हैं आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसके लिए उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम लोग उदाहरण में हम लोग बात कर रहे हैं सोहन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सोहन की बात करेंगे। सोहन के दौड़ने की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो हमने कहा सोहन रन्स स्लोली, यानी कि सोहन कैसे दौड़ता है, वो स्लोली दौड़ता है यानी कि धीरे दौड़ता है। सोहन रन्स फास्ट, फास्ट का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, फास्ट का मतलब होता है जल्दी। तो सोहन कैसे दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। सोहन रन्स स्विफ्टली, यानी कि बिल्कुल लहराते हुए आराम से दौड़ रहा है। सोहन रन्स जेंटली, बहुत ही हौले हौले आराम से इत्मीनान से दौड़ रहा है, ठीक है। फिर सोहन रन्स हरिडली, बिल्कुल ही हड़बड़ी में दौड़ रहा है सोहन, है ना, उसको कहीं पहुंचना है, बहुत जल्दीबाजी में दौड़ रहा है, तो वो हरिडली दौड़ रहा है। सोहन रन्स रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। वो कैसे दौड़ रहा है, रैपिडली दौड़ रहा है। तो सोहन क्या कर रहा है, सोहन दौड़ रहा है। और इसको वो कैसे दौड़ रहा है उसको बताने के लिए हमने क्या यूज किया, स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली, हरिडली, रैपिडली। तो ये शब्दों का हमने इस्तेमाल किया। तो इसने क्या बताया कि ये काम कैसे हो रहा है, सोहन कैसे दौड़ रहा है। तो सोहन जल्दी दौड़ रहा है, स्विफ्टली दौड़ रहा है, जेंटली दौड़ रहा है।
राइट? तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। एक और बात जो आपको याद रखनी है, जब आप एडवर्ब पहचानने की बात करें तो ये वर्ड्स क्या हो गए हमारे, ये एडवर्ब हो गए। एडवर्ब को पहचानने के लिए आपको एक और बात, छोटी सी ट्रिक मैं बता देती हूँ, वो आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत मदद हो जाएगी। आपको दिखेगा मैक्सिमम जो एडवर्ब होते हैं ना, उसके आखिर में आपको दिखेगा ly। क्या दिखेगा? ly दिखेगा आपको। मैक्सिमम जो आपको एडवर्ब दिखेंगे उसके आखिर में ly दिखेगा। देखिए यहाँ पर ly है, यहाँ पे ly है, यहाँ पे ly है, यहाँ पे ly है, यहाँ पे ly है, लेकिन सब में नहीं दिखेगा, फास्ट में नहीं है। करेक्ट? इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत छोटी सी ट्रिक है और ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं प्रोनाउन की, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन मतलब ये नाउन की जगह ले लेता है। ठीक है, नाम से याद रखिए, प्रोनाउन। इसके ये में क्या है, नाउन ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना, नाउन दिख रहा है, तो प्रोनाउन कैसे याद रखिएगा, ये प्लेस ऑफ नाउन ले लेता है, नाउन की जगह को ले लेता है। अब प्रोनाउन को पहचानने की ट्रिक देखेंगे हम लोग कि सर्वनाम को कैसे पहचाने, यानी कि प्रोनाउन को कैसे पहचाने। तो संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको अब यूज कैसे करेंगे ये समझते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। रानी जो है वो एक डॉक्टर है, रानी एक डॉक्टर है, तो हमने क्या कहा, रानी इज अ डॉक्टर। अब हमने इसके पहले भी एक दो लाइन जो है रानी के बारे में बोल रखा है, मान के चलिए। ठीक है, तो हमने अगर इसको कहना हो, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह एक डॉक्टर है? हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो वह की जगह पर क्या हो जाएगा, शी। तो शी इज अ डॉक्टर। क्या ये वाक्य सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है। तो इन दिस केस क्या हो गया, रानी हो गया हमारा नाउन, और इस वाले वाक्य में हमने रानी के जगह पर शी का इस्तेमाल किया, तो शी हमारा हो गया प्रोनाउन। याद रहेगी बात? तो नाउन के जगह पर हमने यूज किया इसको, शी को। अच्छा, और समझते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। करेक्ट, ये डेफिनेशन हमने याद रखी है। इसके उदाहरण में जब भी आप वाक्य में आई यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम यूज कर रहे हैं, राइट, तो वो सब क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन, हमेशा कहती हूं इसको, शब्दों को याद रखा करिए। प्रीपोजिशन, पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। प्रीपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तु की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्थान के बारे में या अवस्था को बतलाता है, वो उसके पोजीशन या स्थान या अवस्था को बताता है। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको कैसे पहचानेंगे चलिए जानते हैं। अच्छा, ये है लोकेशन। क्या है ये लोकेशन। तो अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी हो, प्रीपोजिशन पहचानने की ट्रिक क्या है, पोजीशन ही है ट्रिक, है ना। तो किसी की पोजीशन बतानी हो तो हम लोग प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो किताब के बारे में अगर उसकी पोजीशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है, या मेज पर है या मेज के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो किताब कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है, ऑन द टेबल। अच्छा, इन द अलमीरा हो सकती है, अलमीरा के अंदर, राइट, उसके साइड में हो सकती है ना, उसके सामने हो सकती है, इन फ्रंट ऑफ, इस उसके नीचे हो सकती है, डाउन, है ना, उसके और नीचे हो सकती है, मतलब बेस में रखी हो सकती है, तो अंडर, अपॉन, अक्रॉस, बिहाइंड वगैरह वगैरह। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे
पोजीशन बता रहे हैं। कहां पर है? ऑन द टेबल है, किताब की ऑन द टेबल है। तो क्या बताया था कि प्रीपोजिशन पहचानने की ट्रिक उसकी पोजीशन से संबंधित है, राइट? तो शब्दों की तो पोजीशन बताने के लिए इनका यूज करते हैं, और ये कलेक्शन जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है उस वाक्य में, कैसे पहचानना है पोजीशन, प्रीपोजिशन को, ठीक है? फिर है हमारा अगला कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग दूसरे शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग द वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद, मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा ना जो नाम है उसके ऊपर ध्यान दिया करिए। ये है जंक्शन, ठीक है? क्या है जंक्शन? बचपन से रेलवे में सफर किया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, तो जंक्शन वाले स्टेशंस तो बहुत सारे दिखे होंगे आपको, है ना? तो जंक्शन से याद रखेंगे कंजंक्शन को। कंजंक्शन पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसको हम लोग जंक्शन से याद रखेंगे। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी, और इसको याद रखेंगे हम लोग जंक्शन से, ठीक है? एक ट्रेन जो है किसी एक रूट पे सफर करती है और वो एक स्टेशन पे रुकती है, जिस स्टेशन का नाम कोई जंक्शन हो। तो जंक्शन क्यों होता है? किसी भी स्टेशन का नाम जो है वो जंक्शन क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? जंक्शन क्या करता है? वो दो रास्तों को जोड़ता है। दो रास्तों को क्या करता है? वो जोड़ने का काम करता है ना? क्या करता है? वो दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, राइट? तो कंजंक्शन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, बात आपको याद रहेगी। तो कंजंक्शन को कैसे याद रखेंगे कि कंजंक्शन जो है वो जोड़ने का काम करता है। दो जंक्शन क्या करते हैं? जोड़ रहे हैं, तो कंजंक्शन भी वही करेगा, है ना? कंजंक्शन भी वही करेगा, क्योंकि इसके वर्ड में ही जंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, अब उदाहरण से समझते हैं कि इन कौन कौन से वर्ड आपको ऐसे दिखेंगे। सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। तो एक लड़की है सोनी, एक लड़की है रानी, दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर हमने एंड लगाया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है और। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है और। तो सोनी और रानी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये हम कह रहे हैं। तो एंड क्या हो गया? एंड ने इन दोनों को क्या किया? एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया ना। किसको किसको जोड़ दिया? अब बोलना आसान हो गया ना? नहीं तो इसको कैसे बोलते कि सोनी पढ़ रही है, रानी पढ़ रही है, ये कहते हैं हम लोग। अब क्या कह रहे हैं? सोनी और रानी पढ़ रही है, ठीक है? तो एंड ने क्या किया? जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। बिल्कुल, ये कंजंक्शन हो गया। और का मतलब होता है या। ये भी दो चीजों के बीच में यूज होता है। बट यानी कि लेकिन, ठीक है? बट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बट का इस्तेमाल होता है लेकिन, एक्चुअली, लेटर, बोथ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन। ये सारी चीजें यूज होती हैं कैसे? कंजंक्शन के तौर पर यूज होती हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये जोड़ता है। किनको जोड़ता है? वाक्यों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका काम आता है, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। विस्मयादि बोधक, है ना? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन एक शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर वगैरह वगैरह, ठीक है? कैसे समझेंगे? इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इसको याद सबसे पहले कैसे रखेंगे उससे देख लीजिए। आप इसको इंजेक्शन से याद रखेंगे। ये क्या दिया जा रहा है? इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इंटरजेक्शन को इंजेक्शन से याद रखेंगे। अब कैसे भाई इंजेक्शन से कैसे याद रखेंगे? इंजेक्शन जब लगता है तो क्या आवाज आती है मुंह से? ये अचानक आई फीलिंग की भावना है ना। आप जाते हो इंजेक्शन लेने के लिए और आप वेट करते हो, अभी इंजेक्शन दिया, अभी दिया, अभी दिया, और जब इंजेक्शन लगता है तो एक सडन सी फीलिंग आती है। कभी अगर अच्छे से देना आता हो तो मतलब बढ़िया लगता है, मतलब उतना पेन नहीं होता, और अगर नहीं देना आता हो तो बढ़िया तरीके से पेन होता है ना? तो ये अचानक आई फीलिंग या भावना या एक्साइटमेंट को दर्शाता है।
है ना। तो इंजेक्शन आप में वही काम करता है। इंजेक्शन आपको लगता है तो आप क्या, आपके मुंह से क्या निकलता है, आउच निकलता है ना। तो ये क्या हुआ, एक फीलिंग आई जिसको आपने एक्सप्रेस किया। इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ शब्द है हमारे पास, जैसे कि वाओ। वाओ, ये क्या कब आप यूज करते हैं, वाओ व्हाट अ कार। वाओ एक ऐसा वर्ड है जो आप कभी आपको बहुत बढ़िया लगता है ना, वाओ, तो आप क्या कहते हैं, वाओ व्हाट अ कार, मतलब बहुत बढ़िया कार दिख गई, तो वाओ व्हाट अ कार, आपने एक फीलिंग एक्सप्रेस की। ओ गॉड, लेट हो गए स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, ओ गॉड, मतलब आपको एक फीलिंग आई कि अब क्या होगा, लेट हो गए, ओ गॉड। OMG, OMG फुल फॉर्म ओ माई गॉड, ठीक है। तो ओ माई गॉड मतलब आप आश्चर्यचकित हो रहे, शौक लगा आपको, हुर्रे, खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। ओ नो, है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ओ नो, सडनली ये फीलिंग आती है, आप खेल रहे हो, आप हार गए, ओ नो, ठीक है। उप्स, कोई गलती हो गई, उप्स। चीयर्स, ये किसी को प्रेज करने के लिए बोलते हैं, चीयर्स, चीयर्स, है ना। ब्रावो, ये भी प्रेज करने के लिए कहा जाता है, ब्रावो, है ना। फिर इंजेक्शन लगती है तो क्या आवाज आती है, आउच। आउच मतलब वही वाली फीलिंग जो आपको आई, वही वाली फीलिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, और इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 पढ़ने हैं, राइट। आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आर्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा को विशिष्ट या अविशिष्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप पेशेंस रखिए, मैं आपको आसान शब्दों में भी बताऊंगी। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। और सीधी सीधी बात कर लो तो आर्टिकल्स आपको दिखेंगे ए, एन, द, ठीक है। अच्छा, कैसे, अब इसको आसान से कैसे समझेंगे तो समझते हैं। ए और एन को सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे द की, ठीक है। अब एन, एन जो है आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि एन जो है कुछ कुछ हम लोग ऐसे वाक्य, वो मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जिसके आगे एन लगा देते हैं, ठीक है। समझेंगे कैसे कि किसके आगे एन लगाएं, किसके आगे ए लगाएं। तो आपको मैं एक बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा देती हूँ। एन जो है आपको हर उस वर्ड के आगे लगा देना है जिसके उच्चारण में अ, इसके लिए आपको बेसिकली ये हिंदी वाले वॉवल्स है, ठीक है। तो अ आता हो, आ आता हो, ई, उ, ए, ओ या ओ, इससे अगर कोई शब्द शुरू हो रहे हैं तो उसके आगे आपको एन लगाना होगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, हमारे पास है अम्ब्रेला, UMBRELLA, ये है हमारे पास अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता, ठीक है। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या हम लोग कह रहे हैं, अब इसको क्या करिए ना, आप हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो लिख लीजिए। हमने क्या लिखा, हमने लिखा अम्ब्रेला, इसका शुरुआत में अ आया तो ये हो जाएगा एन अम्ब्रेला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास अ है, ये हो गया एन अम्ब्रेला। सेम उसी तरीके से एक और हमारे पास शब्द है यूनिवर्सिटी। देखिए ये भी यू से शुरू हो रहा है और ये भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके आगे अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको जब हमने लिखा यूनिवर्सिटी, ये जो है ये इस लिस्ट में है क्या, नहीं है। इस लिस्ट में यू कहीं पर नहीं है, तो ये एन यूनिवर्सिटी नहीं अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ये वाली लिस्ट याद रहेगी ना, तो कभी ए और एन में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है शब्द आवर, HOUR, है ना। HO, देखिए ये H से चालू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, और इसको हिंदी में हमने लिख लिया और ये बन गया आवर, और ये देखिए अ, और ये यहां पर है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा एन आवर। क्या हो जाएगा, एन आवर। अगेन ये भी H से चालू हो रहा है, इसको भी हमने हिंदी में लिखा, क्या इसका ये वाला है क्या हमारे लिस्ट में, नहीं है, तो ये हो जाएगा अ हेन। एन हेन नहीं होगा क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास हे नहीं है, ह नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं द की, रूल ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है।
द का उपयोग विशेष या विशिष्ट चीजों के लिए किया जाता है। द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द का उपयोग किया जाता है विशेष या विशिष्ट चीजों के लिए द का उपयोग किया जाता है। द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स। कैसे? समझाती हूं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले उदाहरण से ना बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास उदाहरण क्या है? गाय दूध देती है। क्या उदाहरण है हमारे पास? गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। काउ गिव्स मिल्क। ये एक वाक्य हमने देख लिया। अच्छा, फिर हमारे पास वाक्य है गाय लाल है। द काउ इज रेड। हमने इस वाक्य में द नहीं लगाया, इस वाले वाक्य में हमने द नहीं लगाया है, इस वाले में हमने द लगाया है। ऐसा क्यों? तो चलिए द लगा देते हैं इस वाले वाक्य में, क्या प्रॉब्लम है ना? इस वाले वाक्य में हम लोग क्या करते हैं? इस वाले वाक्य में हम लोग द लगा देते हैं। तो इसको कर देते हैं द काउ गिव्स मिल्क। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाक्य ठीक दिख रहा है? द काउ गिव्स मिल्क ठीक दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम है इस वाक्य में? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वाक्य में। अगर आपको नहीं नजर आ रही है तो अब नजर आएगी। गाय दूध देती है, ये वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है? क्या ये हर गाय के लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो भी गाय आपने आज तक देखी होगी, गाय दूध देती है, आप जब भी ऐसे लिखते हो तो लिखते हो ना गाय दूध देती है। ये बहुत ही जनरल सा वाक्य है जो हर गाय की क्वालिटी है। करेक्ट? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि द जो है वो क्या करता है? विशेष या विशिष्ट। विशेष या विशिष्ट दिखाता है ना, पर्टिकुलर, किसी चीज को, स्पेसिफिक थिंग को, पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए। लेकिन ये जो वाक्य है ये तो सारी गाय दूध देती है भाई। तो क्या इस वाक्य में द का उपयोग होगा? नहीं होगा द का उपयोग इस वाक्य में। ठीक है, लेकिन ये वाला वाक्य देखिए, गाय लाल है। ये वाक्य क्या है? गाय लाल है। हमने यहाँ पे द लगाया है, क्यों? क्योंकि आप जिस गाय की बात कर रहे हैं वो लाल है। दुनिया की हर गाय लाल नहीं है। दुनिया की हर गाय लाल नहीं है। राइट? तो यहां पर इसीलिए द का यूज हुआ और इस वाले वाक्य में नहीं, ये ऊपर वाले वाक्य में नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल समझिए। आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, आदमी दौड़ रहा है। द मैन इज रनिंग। एक वाक्य। मनुष्य नश्वर है। मनुष्य नश्वर है। मॉर्टल मतलब होता है नश्वर, जिसका मतलब होता है वैसी चीजें जो खत्म हो जाती हैं, खत्म होने वाली। ठीक है, खत्म होने वाली। मॉर्टल जिसको एक दिन मिल जाना है मिट्टी में, है ना? इंसान का शरीर का वो कहावत सुनिए ना कि इतने शरीर का क्या घमंड करना, ये तो मिल जाना है मिट्टी में, है ना? तो मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल का मतलब होता है खत्म होने वाला, यानी कि नश्वर, खत्म होने वाला। तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो नश्वर में या मॉर्टल में तो आपके लिए आसान। ठीक है, अब समझते हैं द के बारे में। द के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, मनुष्य नश्वर है, एक वाक्य। द मैन इज मॉर्टल। आदमी दौड़ रहा है। द मैन इज रनिंग। अब यहां पर द तो लगा दिया, यहां पर क्यों नहीं लगाया? चलिए लगा लेते हैं, कर लेते हैं द मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल, ठीक है, द मैन इज मॉर्टल कर लेते हैं। क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, यहां पर द नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। द मैन इज रनिंग, आदमी दौड़ रहा है, इस वाक्य की जब आप बात करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं। अ पर्टिकुलर मैन, अ पर्टिकुलर मैन। आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दौड़ रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। करेक्ट? लेकिन जब हम बात करते हैं कि मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, तो ये हर कोई है, मैं, आप, हम सब, इस पूरी दुनिया के हर कोई व्यक्ति जो है वो नश्वर है। हर व्यक्ति क्या है? नश्वर है। उसे एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। इसीलिए इसमें द का उपयोग नहीं किया जाएगा, द यहां पर नहीं लगेगा और ये सिर्फ वाक्य रह जाएगा मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। और जब आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दौड़ रहा है, तो हमने वहां पर कहना है द मैन इज रनिंग। द मैन इज रनिंग। याद रहेगी बात? समझ में आई बात कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है द का? तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने के लिए
ट्रिक जो है वो मैंने बता दी, हर एक चीज को बारीकी से समझाया ताकि आपको चीजें याद रहे, समझाया भी, ट्रेडिशनली भी हमने पढ़ा, हमने ट्रिक के साथ भी पढ़ा, बारीकी से हमने समझा, और आज की क्लास के बाद ये दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी, राइट। थी आज की क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में, यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा, और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है, आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है, ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए, 2 महीने की कोर्स है, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है, जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है, तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में, तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999
मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा।
बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।